नमस्ते भैयाओ। आज के इस वीडियो में मुगल कालीन शासन प्रणाली का अपन जो अध्ययन कर रहे थे उसमें एक नए मुगल शासक के इतिहास और कार्य प्रणाली को लेकर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज का जो अपना विषय रहेगा वह है मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकालीन व्यवस्था से संबंधित। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई और शाहजहाँ की मृत्यु से पूर्व ही औरंगजेब ने अपने पिता को कैद करके स्वयं मुगल सत्ता प्राप्त कर ली थी। इसलिए औरंगजेब मुख्य रूप से 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक मुगल बादशाह के रूप में भारत की शासन प्रणाली पर स्थापित था। औरंगजेब ने शासक बनने के साथ ही साम्राज्य विस्तार के लिए असम, कूच बिहार, कामरूप तथा मारवाड़ के राठौरों को पराजित किया। बाद में औरंगजेब ने राजा जयसिंह को दक्कन का गवर्नर बनाया और राजा जयसिंह से शिवाजी महाराज के साथ संधि करने के विषय पर अधिकार दिया। इसके कारण जून 1665 ईस्वी में शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई, जो इतिहास में पुरंदर संधि के नाम से जानी जाती है। और ये पुरंदर की जो संधि है ये शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में हुई थी, जिसके अंतर्गत शिवाजी ने अपने अधिकार के जितने भी किले थे उनमें से 23 किले राजा जयसिंह को दे दिए, शेष अपने पास रखे। इसके बदले राजा जयसिंह ने शिवाजी को मुगल दरबार में एक गरिमा में ओहदा प्रदान करने का आश्वासन दिया। और इस आश्वासन के साथ ही राजा जयसिंह के प्रयासों से 1660 ईस्वी में शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में पहुँचे, मगर औरंगजेब ने उनके साथ में गरिमा युक्त व्यवहार नहीं किया, अर्थात शिवाजी महाराज के साथ सम्मानजनक व्यवहार औरंगजेब के दरबार में नहीं हुआ, बल्कि षड्यंत्र पूर्वक शिवाजी को बंदी भी बना लिया गया। बाद में शिवाजी के सहयोगी एवं मालवों ने अपनी चतुराई से योजना बना करके गुप्त रास्ते से आगरा के किले से शिवाजी को सकुशल औरंगजेब की कैद से मुक्त कराते हुए महाराष्ट्र ले गए। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं जाकर के बीजापुर एवं गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू व्यापारियों से काफ़ी बढ़ा हुआ कर लिया जाता था। कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश औरंगजेब के शासनकाल में ही दिया और मुगल काल में जो जजिया कर अकबर के शासनकाल में समाप्त कर दिया था उसे औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया। जजिया कर से तात्पर्य यह है, ये हिंदू धार्मिक यात्राओं पर लिया जाने वाला एक विशेष प्रकार का कर था। औरंगजेब ने भी मजहबी
को एक औजार के रूप में अपने शासन का प्रमुख शक्ति बनाया और औरंगजेब के शासनकाल में जो प्राचीन मुगल कालीन प्रथा थी, झरोखा दर्शन एवं संगीत पर हमेशा हमेशा के लिए रोक लगा दी और इसके बाद अनेक क्रूरतापूर्वक शासन करते हुए हिंदू संस्कृति को नष्ट करने का कार्य औरंगजेब के शासनकाल में हुआ और बाद में 1707 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसके शासनकाल में ही मृत्यु से पूर्व 1668 ईस्वी में गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने वे 1672 ईस्वी में सतनामियों ने विद्रोह कर दिया और औरंगजेब ने ही सिखों के नवम गुरु तेग बहादुर को भी मृत्यु दंड दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश को जितने भी शासक मिले वो कमज़ोर एवं अयोग्य थे और जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे जितने भी शासक बने वो सब कमज़ोर एवं अयोग्य थे। फलस्वरूप मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ हो गया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में अगला मुगल बादशाह बहादुर शाह मुगल तख्त पर बैठा, जिसने आगे चल कर के सूरत में संचालित ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजा गया एक शिष्टमंडल 1711 में बहादुर शाह के दरबार में पहुंचा और उस दल में डोना जूलियन डाइस, डॉक्टर कोस्टा नामक एक ईसाई महिला का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता था, जिसे बाद में खातून, बीवी, फिरवी, दुआगो जैसी अनेक उपाधियां मुगल दरबार में मिली हुई थी और उसने आगे चल कर के पुर्तगालियों के हितों की बड़ी रक्षा की। इस प्रकार से मुगल शासकों की गलत नीतियों के कारण धीरे धीरे भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ता चला गया। इसके बाद 1712 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक मुगल दरबार अनेक षड्यंत्रों एवं हत्याओं का केंद्र बनकर के रह गया। फलस्वरूप धीरे धीरे तत्कालीन राजनीतिक शक्ति के रूप में मुगल साम्राज्य का स्थान गौण होता हुआ चला गया, अर्थात मुगल शासन धीरे धीरे पतन की ओर हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ता हुआ चला। अब मुगल साम्राज्य या मुगल कालीन शासन में प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा किस प्रकार से था, अर्थात मुगल प्रशासन किस प्रकार से संचालित होता था और संपूर्ण शासन व्यवस्था को उन्होंने संभालने के लिए किन किन पदों में एवं अधिकारों के रूप में बांटा हुआ था, उसका एक विश्लेषण इसमें अपन कर रहे हैं। देखिए, मुगल कालीन प्रशासन के अंतर्गत इस शासन प्रणाली में भारतीय एवं विदेशी शासन प्रणालियों का एक मिला जुला स्वरूप दिखाई देता था। मुगल शासन में बादशाह को शासन का अधिपति एवं सर्वे सर्वा माना जाता था, अर्थात संपूर्ण शासन का जो मुखिया होता था वो बादशाह कहलाता था। उससे नीचे का जो पद था वो वकीले मुतलक, जिसे वजीर अर्थात प्रधान सलाहकार, जो बादशाह के बाद शासन का सबसे बड़ा
अधिकारी माना जाता था। प्रधान सदरे मीरे सभा नाम के ये दीवान हुआ करते थे जो वित्त विभाग को संभालते थे। मुगल कालीन सत्ता प्रांतीय शासन सूबों में बटा हुआ था। जो अकबर के समय कालीन में 15 सूबे थे और धीरे धीरे औरंगजेब के शासनकाल आते आते मुगल वंश में 21 सूबे हो गए। इनमें जो प्रमुख होता था, एक सूबे का मुखिया वो सूबेदार कहलाता था। उसके साथ दीवान, सदर काजी, प्रांतीय बख्शी, कोतवाल आदि प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे जो संपूर्ण सूबे की शासन व्यवस्था को संभालने का कार्य करते थे और बादशाह को अपनी रिपोर्ट देते थे। इसी प्रकार से सूबे से नीचे जब हम चलते हैं तो जिले का एक प्रशासन होता था, यानी जिला इकाई के रूप में भी एक स्थान था। और जिले का प्रशासन संभालने में मुख्य रूप से फौजदार, आलमगुजार जो मालगुजारी का अधिकारी कहलाता था, बितकाची जो उसका सहायक होता था, सिकदार यानी परगना प्रमुख जिसको आज के स्थिति में अपन तहसील कह सकते हैं, और आमिल मुंसिफ हुआ करता था जो न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करता था, फौजदार खजांची, और एक कानूनगो होता था जो वर्तमान में पटवारी कहा जाता है, जिसके हाथ में उस क्षेत्र की संपूर्ण राजस्व व्यवस्था होती थी। अर्थात संपूर्ण राजस्व कर को इकट्ठा करके जिला अधिकारी को सुपर्द करना, जिला अधिकारी सूबेदार तक पहुंचाना, और फिर वो धीरे धीरे बादशाह के खजाने तक पहुंचता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुगल कालीन प्रशासन में बादशाही प्रधान सेनापति होता था और सेना विभिन्न मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। अर्थात सेना के जो पद थे वो व्यक्ति की कार्य क्षमता के आधार पर बटे हुए थे, जिनको मनसबदारी कहा जाता था। और मनसबदारी का पद भी जात और सवार में विभक्त था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुगल कालीन शासन प्रणाली पूर्ण रूप से एक विकेंद्रीयकृत शासन प्रणाली थी। और मुगल सत्ता के बाद में देश के अंदर विभिन्न प्रकार की बाहरी शक्तियों का आक्रमण रहा और धीरे धीरे भारत पर उनका आधिपत्य होता चला गया। एक नए विषय के साथ में अपन अगले वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।